Assalamualaikum. So now today we are going to start endocrinology. एंडो आप लोगों ने पढ़ी भी हुई है। इसका पहला चैप्टर है हाइपोथैलेमस और उसके हार्मोन्स वाला। वो इसके बाद हम करेंगे। यानी आज हमने दो चैप्टर्स कवर करने हैं, एक थायराइड एंड एंटी थायराइड हार्मोन ड्रग्स, जो आप लोग की बुक का सेकंड चैप्टर बनेगा एंडो का, और फर्स्ट चैप्टर हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, वो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर होगा। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें मतलब कुछ पार्ट है, क्योंकि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो है आपने लेदर लेदर से पढ़ने हैं सारे। मतलब आपने आगे पूरा चैप्टर चैप्टर पढ़ने हैं, तो उसमें से एक स्पेसिफिक पार्ट जो ग्रोथ हार्मोन्स के रिलेटेड है वह भी होगा। उसमें कुछ उन्होंने गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स है गोनेड्स के रिलेटेड, वो पूरा चैप्टर है एक, वो हम पूरे चैप्टर में उधर करेंगे। और आज जो हम पहले करेंगे ना, वो थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग है। आप लोगों ने आजकल सुना हुआ है थायराइड बड़ा कॉमन, आप लोग सुनते होंगे। किसी की हार्ट रेट ज्यादा हुआ उसे कहते हैं अच्छा थायराइड चेक करवाओ, किसी को ज्यादा गर्मी लगती है, पसीना आता है, ट्रेमर्स आ रहे होते हैं, एसेंशियल ट्रेमर्स जो होते हैं खासतौर पे, कहते हैं अच्छा थायराइड करवाओ। आप लोगों ने सुना हुआ है थायराइड के बारे में कि टेस्ट बड़ा कॉमनली करवाया जाता है। और आप लोगों ने गोइटर और ये सब कुछ देखा होगा, पूरा एंडो का चैप्टर ये आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो इट इज वेरी कॉमन आजकल, आजकल नहीं वैसे भी ये काफी कॉमन मतलब मैनिफेस्टेशन है जो आपको आसपास नजर आ जाती है कहीं ना कहीं। मतलब ऐसी चीज नहीं है कि जो आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी। आप लोगों ने थायराइड पढ़ा हुआ है, तो थायराइड आप लोग को याद है? आप लोग बताएं पहले, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के आप लोगों ने किस तरह सिम्टम्स याद किए थे? जो जिसको याद आता है वो बताता जाए। What are the symptoms of the hypothyroidism? Yes, lethargy होता था, हाइपो में सही हो गया, वेट गेन हो गया, और कॉन्स्टिपेशन होगी, पफीनेस, लो बीएमआर, सेंसिटिविटी टू कोल्ड। तो ये सारी चीजें, नो हाइपरथर्मिया नहीं, हाइपोथर्मिया, सही हो गया, हाइपोथर्मिया होता है। जो हम बात करें हाइपोथायरॉयडिज्म के, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म लो हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एनर्जी यानी डेसिपेट नहीं हो रही। जो हीट होती है वो कौन प्रोड्यूस करता है? वो आपके मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस कर रहा है। मेटाबॉलिज्म कम हो गई, हीट कम होगी। अच्छा, उसके अलावा इनटॉलरेंस टू कोल्ड हो जाता है। आपको ये पता है, ये सारे सिम्टम्स आपको पता होंगे ना, तो आप फिर उस पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हो। रिसीडिंग हेयर लाइन, बाकी आप लोगों ने गोइटर देखा होगा, हेयर लॉस, एपैथी, लेथार्जी, ड्राई स्किन, ये आप लोगों ने डिफरेंट सिम्टम्स पढ़े हुए हैं कि जो होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। आप मुझे बताएं हाइपरथायरॉयडिज्म में आपने क्या क्या पढ़ा हुआ था? बाकी ये बड़े लेट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ये होती है ब्रेडिकार्डिया, वेट गेन, कार्डिक कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। अब मुझे बताएं हाइपरथायरॉयड में क्या होता था, हाइपर जब ज्यादा हो गया? यस, ट्रेमर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ट्रेमर्स आ गए, फिर उसके बाद और क्या होता था? हाई बीएमआर, वेट लॉस। देखिए मेटाबॉलिज्म तेजी से हो रहा है, वेट तो कम ही होगा ना, एनर्जी यूज हो रही है, यानी एनर्जी यूज हो रही है। इंसोम्निया, एंजाइटी, इनटॉलरेंस टू हीट, उसको गर्मी लगती है, पसीने आते हैं, ये सारी चीजें हाइपरथायरॉयडिज्म में आप देखते थे कि उसको पसीने आ रहे होते थे। बाकी डायरिया हो जाता था, इंक्रीज हार्ट रेट, टैकीकार्डिया हो जाता था। मेटाबॉलिज्म तेज हुआ है ना, हीट बाहर निकलेगी, बॉडी का वेट कम हो जाएगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म तेज है। तो ये सारी चीजें आप लोग को थोड़ा आइडिया होगा व्हाट इज हाइपो एंड व्हाट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म को कहते हैं वार्म मॉइस्ट स्किन, स्वेटिंग, हीट टॉलरेंस, टैकीकार्डिया, डिस्निया, ये सारे आप लोग पढ़ के आए हो, ये तो सबको आते हैं ना। ग्रेव्स डिजीज में आपने एक्सोफ्थेल्मोस पढ़ा था। ये आप लोगों ने पिछले साल सिम्टम्स पढ़े हुए हैं कि क्या चीज होती है। अब हमने बेसिकली ड्रग्स पढ़नी है कि हाइपोथायरॉयडिज्म अगर किसी को हो तो आप क्या ड्रग दोगे, हाइपरथायरॉयडिज्म किसी को हो तो आप क्या ड्रग दोगे। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो एंडो में आपको सबसे मसला करेगी ना चीज, वो ड्रग्स के नेम लोगे। एंडो में सबसे ज्यादा मसले ये चीज करती है, ड्रग के नेम। सही हो गया। बिकॉज जो एंडो है ना, उसमें आप लोग देखोगे बड़े अजीब अजीब से नाम होंगे। इस वाले में थोड़े कम है। जब भी गुनेट्स की पढ़नी है आप लोगों ने अगले लेक्चर्स में, और आज जो हाइपोथैलेमस के रिलेटेड पढ़नी है, इनके काफी ऐसे नाम कुछ के आ जाते हैं जो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इनके नाम अच्छे से कर लेना, चीजें आपको सारे काम वगैरह वैसे ही आते होंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म में आप थायराइड की प्रिपरेशन दोगे। दो तरह की प्रिपरेशन होती है, T4 और T3। आप लोगों ने पढ़े थे ना, दो हॉर्मोन्स T4 और T3।
मुझे बताएं इसमें से एक्टिव कौन सा होता था? कोई ऐसी चीज थी या दोनों ही एक्टिव होते थे? यस, वेरी गुड। सो आउट ऑफ दीज टू, T3 इज एक्टिव। T3 एक्टिव होता था। जो T4 होता था बेसिकली वो क्या जाता था, वो जाता था जिधर ऑर्गन में काम करवाना है वहां पे उसकी कन्वर्जन हो जाती थी T3 में, और फिर वो एक्ट करता था। सही हो गया ना? यस, मेजर सिक्रीशन T4 की होती है। मेजर सिक्रीशन T4 की होती है, लेकिन मेजर एक्शन T3 का होता था। सो ये पॉइंट याद रखना है, जो मेजर आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है वो T4 होता है, बट वो कन्वर्ट होता है T3 में, जहां पे जिस ऑर्गन में वो जाके फंक्शन कर रहा होता है। ऐसा होता था कि नहीं होता था? फिर हाइपर थायरॉइडिज्म में डिफरेंट ड्रग्स पढ़ेंगे। वो जैसे जैसे ड्रग्स आएंगी तो मैं वन बाय वन क्वेश्चन पूछता जाऊंगा। याद है ये कोई आप लोगों को एक फ्लो चार्ट सा होता था, या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? याद आ रहा है कुछ कुछ? यहां से मैं बताता हूँ। सबसे पहले आयोडीन थायराइड के अंदर आती थी। सबसे पहले आयोडाइडाइन थायराइड के अंदर आता था। फिर पर ऑक्सीडेज इसकी ऑक्सीडेशन करके आयोडीन बनाता था। फिर ऑक्सीडेशन के बाद ऑर्गेनिफिकेशन होती थी। ऑर्गेनिफिकेशन और कपलिंग होती थी। सही हो गया? ये सबसे पहले आयन ट्रैपिंग आपकी होगी, आयन अंदर आ गया, आयन को उसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद वो थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच हो गया आयोडीन। ऐसा होता था कि ये थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच हो जाता तो आप कहते थे ऑर्गेनिफिकेशन हो गया इसकी। ऑर्गेनिफिकेशन के बाद आप कहते थे अब इनको कपल करना है, MIT और DIT को मिलाना है, DIT को मिलाना है। अगर MIT DIT मिले तो क्या बनेगा? ये क्या बनाते हैं अगर MIT और DIT मिले? MIT DIT मिलते तो T3 बनता था, अगर दो DIT मिल जाते थे तो T4 बन जाता था। तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिर ये रिलीज होते थे ब्लड में, ब्लड में जाके पेरिफेरल टिश्यू में T4 वापस T3 में कन्वर्ट होता था और ये T3 एक्शन करता था। सही हो गया? ये आप लोगों ने चीजें पढ़ी हुई थी। हाँ जी, वो रिवर्स वाला था कि वो वापस इधर आ जाता है, यहाँ पे आके वापस इसी साइकिल में एंटर हो जाता है। वो उससे आपको इतना गर्ज नहीं है। आपको ये बेसिक साइकिल पता होना चाहिए। ये बेसिक साइकिल आपके सामने है। चले अब हम आते हैं, क्योंकि ये साइकिल पे डिपेंड करना है कि कौन सी ड्रग, ये आप लोग को नजर आ रही है कौन सी ड्रग कहाँ पे एक्ट कर रही है, बट वन बाय वन हम देखेंगे कौन सी ड्रग कहाँ पे एक्ट कर रही है। अब T3 और T4 का थोड़ा सा डिफरेंस सबको पता होना चाहिए। थायराइड हार्मोन जो कि ज्यादातर आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को जाके डील करता है वो T3 होता है, यानी कि एक्टिव है। T4 क्या है? ये थायराइड प्रोड्यूस करता है। जो मेन हार्मोन आपका थायराइड प्रोड्यूस कर रहा है इट इज T4, और वो पेरिफेरी में जाके कन्वर्ट हो रहा है इनटू T3 और वहां पे फंक्शन करवा रहा है। T3 ट्राई आइडोथायरोडीन, T4 थायरोक्सिन। इसलिए आपको थायरोक्सिन पता होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए थायरोक्सिन T4 को कहते हैं, नॉट T3। अच्छा, मोस्ट ऑफ द T4 मोस्ट आर फॉर्म्ड इन द लिवर फ्रॉम द T4। जो T3 है ज्यादातर फॉर्म होगा लिवर में। सही हो गया ना? T4 कहाँ जाएगा? लिवर के अंदर। T4 जाएगा लिवर में, लिवर में जाके वहां पे वो T3 में कन्वर्ट होगा, या पेरिफेरल टिश्यूज में भी कन्वर्ट होता है। T4 प्रोड्यूस होता है थायराइड टिश्यू से। यहां तक आपको सारा आता है ना ये बातें, कि जो थायराइड T3 होता है वो लेस प्रोड्यूस होता है, थायराइड T4 ज्यादा प्रोड्यूस होता है। T3 एक्टिव है और T4 इनएक्टिव है। ये आपको थोड़ा बेसिक्स पता होनी चाहिए। पोटेंट बताएं कौन होता था? विच वन वाज पोटेंट? पोटेंट कौन था इनमें से? आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा लास्ट ईयर। यस, वेरी गुड। सो T3 वाज पोटेंट, और इस वजह से तो वो उसमें कन्वर्ट हो रहा है ना, जो चीज पोटेंट है उसमें कन्वर्ट हो रही है। बाकी उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसका ज्यादा था? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसका ज्यादा होता है? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसका ज्यादा होता है? यस, वेरी गुड। याद रखना है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन T4 का ज्यादा होता है। हाफ लाइफ ऑफ T4 इज अबाउट 7 days, whereas हाफ लाइफ ऑफ T3 इज 1 day। अगर आपकी बॉडी में अगर आपकी बॉडी में अगर ज्यादा T3 प्रोड्यूस होने लग जाता है, उसकी तो हाफ लाइफ ही बहुत कम होती। यही तो है ना, जब रिक्वायर्ड होता है T4 की हाफ लाइफ ज्यादा है, जब रिक्वायर्ड होता है वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है। उसने तो T3 में तब भी कन्वर्ट होना है ना जब काम चाहिए। तो ये पॉइंट याद रखना है। जो T3 है ना, इसकी ड्रग को आप कहते हो लियोथायरोनिन, और जो T4 है उसकी ड्रग को आप कहते हो लिवोथायरोक्सिन। ये इनके नाम है। सही हो गया? मायोक्सिडीमा याद है आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था?
एडिमा, आप लोग कहते थे हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया इसमें, ऐसी चीज पढ़ी थी आप लोगों ने। ये उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होगा, सिंपल है, इसमें कोई इतना ज्यादा मसले की बात नहीं है। T3 इधर जो आपकी बुक में है वो है 10 times पोटेंट देन T4, और T4 कन्वर्ट होता है T3 में। सही हो गया, ये तो आपको मैंने बता दिया। चलिए आगे हम जाते हैं, ड्रग्स फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। कोई आप लोगों के पास हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ आता है, आप उसको क्या दोगे? T4 दोगे या T3 दोगे? मुझे बताएं आपको क्या लगता है इसमें से एक्सपेंसिव कौन होगा? आपको क्या लगता है इसमें से एक्सपेंसिव कौन होगा? क्योंकि इसको देने का ना एक्सपेंसिव पे भी काफी ज्यादा हद तक आ जाता है रोल। यस, सो T3 इज एक्सपेंसिव क्योंकि वो एक्टिव फॉर्म है। T4 कंपैरेटिवली कम एक्सपेंसिव होता है। आप T4 दे दो या T3 दे दो। जो सिंथेटिक लिवोथायरोक्सिन होता है ना, T4, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है मेनली। ड्रग ऑफ चॉइस जो मेनली चॉइस होती है वो T4 होती है। जो T3 होती है ना, फॉर्म ऑफ चॉइस होने की दो वजह ना होने की दो वजह, एक तो एक्सपेंसिव बहुत है और एक शॉर्टर हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ छोटी है, तो फिर आप कौन प्रेफर करोगे? आप T4 को प्रेफर करोगे। सो जब आपने देनी है, T4 प्रेफर करनी है, विच इज लिवोथायरोक्सिन। इसकी मुझे बताएं टॉक्सिसिटी क्या होगी, क्या टॉक्सिसिटी लिख सकते हो? अगर मैं कोई टॉक्सिसिटी नहीं बताता तो आप इसकी क्या टॉक्सिसिटी लिखोगे, एक वर्ड में बताएं इसकी क्या टॉक्सिसिटी। यस, वेरी गुड, हाइपरथायरॉयडिज्म वाली सारी टॉक्सिसिटीज लिख दो। हाइपरथायरॉयडिज्म वाली सारी टॉक्सिसिटी इफेक्ट्स लिख दो। सही हो गया। टॉक्सिसिटी सारे थायरोटॉक्सिकोसिस वाले जो भी उसमें हुए थे, बीएमआर ज्यादा हुआ था, हार्ट रेट ज्यादा होता है, यानी इसकी टॉक। अब ये ना करना कि ये आ जाए आप लोग बुक में उन्होंने ऐसे लिखा होगा टॉक्सिसिटी इज दैट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, ये नहीं लिख के आना कि टॉक्सिसिटी इज दैट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। आप लोगों ने सारी टॉक्सिसिटीज लिख के आनी है। आपने बताना है हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, आपने बताना है बीएमआर इंक्रीज हो रहा है, आपने बताना है वेट कम हो रहा है। सही हो गया। अगर एक क्वेश्चन कभी ऐसे आया नहीं, लेकिन टॉक्सिसिटी इंपॉर्टेंट होती है। अगर टॉक्सिसिटी पूछते हैं आपने कभी भी एक लाइन में टॉक्सिसिटी खत्म नहीं कर देनी कि टॉक्सिसिटी इज दैट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। यू विल, ये लाइन लिख सकते हो, लेकिन इसके बाद आपने सारी लाइन में इसकी सारी टॉक्सिसिटीज लिख के आनी है। अब मुझे बताएं, किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है, उसके हार्ट पे रिसेप्टर ज्यादा हो गए होंगे कि कम हो गए होंगे? किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है, उसके हार्ट पे रिसेप्टर ज्यादा हो जाते हैं कि कम हो जाते हैं? उसके हार्ट पे हाइपो में ज्यादा हो जाते हैं, देखिए ना वहां पे रिसेप्टर्स ज्यादा हो रहे होते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज का या कोई बंदा था ना हाइपोथायरॉयडिज्म का, उस वो हाईली सेंसिटिव होता है इन हॉर्मोन्स के, यानी ये हार्मोन लगेगा और हार्ट रेट बहुत ज्यादा तेज करवा देगा। तो इस वजह से आपने इस पेशेंट को कैसे ड्रग देनी है, क्योंकि देखें जब कोई चीज लो हो गई होती है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपका हार्ट है, हार्ट के ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। सही हो गया, ये हार्ट के ऊपर रिसेप्टर्स है। पहले 3 सब्सटेंस आते थे, फॉर एग्जाम्पल 4 आते थे, उनमें से ये पकड़ लेते थे। जब चीज कोई कम हो जाती है ना, तो हार्ट अपने रिसेप्टर ज्यादा कर लेता है। रिसेप्टर ज्यादा कर लेते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जितना भी कुछ आ रहा है उसको वो पकड़ ले, वो अपने रिसेप्टर्स के साथ लगा ले, वो अपना वो वाला एक्शन परफॉर्म किसी भी तरह करे जो नॉर्मल है। तो वो रिसेप्टर्स इंक्रीज करता है, ये उसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म एक तरह से होता है। अगर कोई चीज कम हो जाए तो अब क्या होगा, फिर आपने इनिशियल डोज हमेशा कम देनी है ताकि उसके कार्डियो स्टिमुलेटरी इफेक्ट ज्यादा ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई हाइपोथायरॉयडिज्म किसी को ज्यादा देर से है ना, तो आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता ड्रग को इंक्रीज करना है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ये हाइपोथायरॉयडिज्म की ड्रग थी, कोई मुश्किल ड्रग नहीं थी, 2 ड्रग्स थी, छोटा सा काम था, खत्म। नेक्स्ट है एंटी थायराइड ड्रग्स। एंटी थायराइड आप लोगों ने देखा होगा जो है ना, एंटी थायराइड, ये हाइपर आजकल थायराइड ज्यादा होना काफी, ये कंपैरेटिवली आप देखते हो काफी ज्यादा नजर आ रहा होता है, क्योंकि बाकी आयोडाइज सॉल्ट यूज होने लग गए हैं, तो हाइपो के कम ही चांसेस होते हैं। एंटी थायराइड ड्रग्स ना वन बाय वन अगर हम देखें तो सबसे पहली ड्रग्स आनी है थायोमाइड्स। थायोमाइड्स होती है सल्फर वाली। सही हो गया। तो थायोमाइड्स ओरली आप दे सकते हो। अगर ये सल्फर कंटेनिंग है तो इसके एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं, होंगे कि नहीं होंगे?
थायोमाइड्स में ना दो ड्रग्स हैं, एक है मेथिमाजोल, एक है प्रोपाइल थायोयूरासिल। ये इसके ड्रग हैं। अच्छा, ये वाली ना थायराइड और डायबिटीज, ये दो, फिर गोनेड्स वाला चैप्टर, ये तीन, इन तीन चैप्टर में से मोस्टली एससीक्यू बन रहा होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड से भी ज्यादातर बन रहा होता है, मतलब ये चार से ज्यादातर बन रहा होता है। तो ये ना बहुत छोट इजी चैप्टर है ये आज वाला, ये थायराइड वाला, ये अच्छे से करना है। इस साल भी एससीक्यू इसी से ही आया था। अच्छा जी। अच्छा, थायरोइडेक्टमी इज कॉमन। देखिए वो डिपेंड करता है ना, अगर साइज इंक्रीज हो गया है, अगर साइज इंक्रीज हो गया तो ये सब कुछ रिवर्स तो नहीं करता ना, तो इस वजह से वो फिर रिमूव करना पड़ता है। इनिशियली तो ऑब्वियसली आप मेडिसिन से ट्रीट करते हो, इनिशियली तो आप मेडिसिन से ट्रीट करते हो। अगर टाइमली पता लग जाए, अगर टाइमली पता लग जाए गोइटर बन के, फिर उसके बाद आपको गोइटर तो रिमूव करना पड़ेगा। सही हो गया, इस वजह से थायरोइडेक्टमी। और फिर बाकी डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, बाकी किस मसले की वजह से हुआ है, हर चीज डिपेंड करती है। चलें, आप लोगों ने देखा नहीं था कि क्या क्या मसले हो सकते हैं। टीएसएच का वेरिएशन हो सकती है, रिसेप्टर्स की खराबी हो सकती है, हाइपोथैल वो पिट्यूटरी ग्लैंड उधर से ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है। अच्छा जी, नेम आपने ये दो देख लिया। अब इसका एक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये ब्लॉक कर रहा है पेरोक्सीडेज कैटालाइज रिएक्शन। आप लोगों ने पेरोक्सीडेज कैटालाइज रिएक्शन देखा था, कौन कौन सा होता है मुझे बताएं। पेरोक्सीडेज कैटालाइज रिएक्शन, व्हाट आर द पेरोक्सीडेज कैटालाइज रिएक्शन, कौन कौन से थे, कौन से स्टेप्स में होते हैं, क्या उन स्टेप्स के नाम थे। अभी आप लोग सेकेंड ईयर में भी पढ़ के आए, अभी भी दिखाया। चले, एक तो ऑर्गेनिफिकेशन हो गया, इससे पहले क्या था। यस, ऑक्सीडेशन जब हो रही थी, तो ये पेरोक्सीडेज जहां पे होता है ना, ये वहां पे एक्ट कर सकता है। सही हो गया। ये देखें, जो दोनों पेरोक्सीडेज पड़े हुए हैं ना, आयोडीनेशन जो हो रही है, कपलिंग हो रही है, यहाँ पे भी पेरोक्सीडेज है। स्टार्ट में आयोडीनेशन हो रही है, सॉरी, स्टार्ट में ऑक्सीडेशन होती है, उधर भी पेरोक्सीडेज है। तो ये पेरोक्सीडेज को बेसिकली क्लोज कर रहा है, उसको बंद कर रहा है। अगर पेरोक्सीडेज की सिंथेसिस आप लोग रोक दोगे तो क्या होगा, थायराइड कम हो जाएगा, हो जाएगा कम। अब मुझे बताएं कि थायराइड स्टोर फॉर्म में प्रेजेंट होता है आपके पास, आपके थायराइड के अंदर जो थायराइड हार्मोन है वो स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है कि नहीं है। थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच स्टोर होता नहीं है, थायरोग्लोबुलिन के ऊपर लगा नहीं होता MIT DIT, और वो बाद में कन्वर्ट नहीं हो सकता। पड़ा हुआ है ना वहां पे, चीजें तो प्रेजेंट है वहां पे। सही हो गया। तो ये ड्रग्स स्टोर वाले को कुछ कह रही है जो पहले से बना पड़ा था, उसको इन्होंने, इस ड्रग ने कुछ कहा, इस ड्रग ने उस किसी स्टेप पे एक्ट किया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उस इस ड्रग ने उस पे नहीं एक्ट किया, इसका क्या मतलब हुआ, फिर इसका क्या आपको मतलब समझ आता है कि अगर इसने उस पे एक्ट नहीं किया तो फिर ये ड्रग्स का क्या चीज आपको समझ आने लगती है बात, कोई बात आती है जहन में। इससे आपको जहन में सबसे पहली बात ये आनी चाहिए कि इनका जो एक्शन है वो लेट स्टार्ट होगा, इनका एक्शन लेट नजर आने लगेगा। सही हो गया, इनका एक्शन आपको एकदम से नहीं नजर आएगा कि आपने आज दिया आज इसका एक्शन हो गया। सही हो गया ना, इसका एक्शन आपको कुछ दिनों बाद नजर आना स्टार्ट होगा कि अब होने लग गया। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में ना स्किन रैश सबसे कॉमन है, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस बहुत कॉमन है, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है। और ये दोनों चीजें ना एससीक्यू में डाली होती है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में, जैसे आपने अंदाजा लगाना होता है कि कौन सी ड्रग वो पूछना चाह रहा है। सही हो गया, उधर से आपने अंदाजा लगाना होता है। इस साल ये एससीक्यू में आई थिंक आए हुए थे यूएचएस में। स्किन रैश, वेस्कुलाइटिस, एग्रेनुलोसाइटिस, लिवर डिसफंक्शन, हाइपरप्रोथ्रोम्बिनीमिया। सो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स जो आपको याद करने हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एससीक्यू क्वेश्चन, दिस इज एससीक्यू क्वेश्चन, दिस इज एससीक्यू क्वेश्चन, ये याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्किन रैश होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एग्रेनुलोसाइटोसिस, ये कभी भी नहीं भूलना, ये एमसीक्यूज में आता है। एग्रेनुलोसाइटोसिस एमसीक्यूज में आता है, और हाइपरप्रोथ्रोम्बिनीमिया भी कभी नहीं भूलना। देखें, आपके लिवर बनाते ना प्रोटीन, तो ये इस तरह याद करें, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया। सही हो गया। और जो एलर्जिक है, स्किन रैश, सल्फर से, वेस्कुलाइटिस, ए ग्रेन्युलोसाइटिस, ये इसके हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपने अभी दो ड्रग्स पढ़ी हैं, ये वाली,
उनके नाम क्या थे, एक मेथिमाजोल थी, एक थी प्रोपाइल थायोयूरासिल। इनमें ना थोड़ा फर्क है। आपको पता है ये जो आपने अभी ओवरऑल पढ़ी है वो थायोमाइड थी। थायोमाइड की दो ड्रग्स थी, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने ये जो पढ़ी है ये थायोमाइड थी, इसमें दो ड्रग्स थी, एक थी मेथिमाजोल एक प्रोपाइल थायोयूरासिल। इनके यूजेस कहाँ कहाँ पे डिफरेंट है, इनके यूजेस ऐसे डिफरेंट है। विथ थायोमाइड कैन इनहिबिट पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। अगर आप T4 टू T3 कन्वर्ट रोक देते हो तो फायदा होगा कि नहीं होगा। याद रखना है, जो प्रोपाइल थायोयूरासिल होती है ना वो T4 टू T3 को रोक सकती है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ऐड होगा, लेकिन सिर्फ प्रोपाइल थायोयूरासिल के। ये पॉइंट याद रखें, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है प्रोपाइल थायोयूरासिल का। मेथिमाजोल का ये वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है। तो इस वजह से आपने जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आपसे प्रोपाइल थायोयूरासिल का पूछते हैं ना, तो आपने पिछली वाली बातें भी बतानी है जो वहां पे पढ़ी और साथ ये भी लिखनी है। ये पॉइंट याद रखना। वाई थायोमाइड्स एक्शन इज स्लो। थायोमाइड्स क्यों स्लो एक्ट करती है, क्योंकि थायोमाइड डू नॉट इनहिबिट द रिलीज ऑफ प्री फॉर्म थायराइड हार्मोन। जो पहले से बना हुआ है उसको कुछ नहीं कह रही, ऑलमोस्ट पूरा इफेक्ट आने में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, यानी 1 महीने तक। विथ थायोमाइड इज प्रेफर इन नॉर्मल कंडीशंस। अगर आप चले गए हो, कोई फॉर एग्जांपल वलीद चला गया या वासे चला गया, कोई भी चला गया, अरसलान चला गया, कोई थायराइड का मसला था, कौन सी थायोमाइड वो देंगे, वो मेथिमाजोल देंगे। मेथिमाजोल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो दिन में एक दफा देनी पड़ रही है, हाफ लाइफ का है, शॉर्टर हाफ लाइफ होती है प्रोपाइल थायोयूरासिल की। लेकिन अगर कोई जाता है प्रेगनेंसी में, मैंने आपको कहा था प्रेगनेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो प्रोपाइल थायोयूरासिल प्रेगनेंसी में देंगे। तो प्रेगनेंसी में आपने याद रखना है पी से पी, ठीक है ना, प्रोपाइल थायोयूरासिल इन प्रेगनेंसी। और लैक्टेशन, बिकॉज ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकती, वेयर मेथिमाजोल कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। प्रोपाइल थायोयूरासिल जो है और कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल को जो कहते हैं, अब इसमें आप लोग देखते हैं हाफ लाइफ देखें, एक इंपॉर्टेंट, हाफ लाइफ प्रोपाइल थायोयूरासिल की लेस है, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में इससे ज्यादा इसको प्रेफर किया जाता है मेथिमाजोल को। लेकिन अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में किसको प्रेफर किया जाएगा, प्रोपाइल थायोयूरासिल को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैंने आपको बताया ये वाली जो होता है ना प्रेगनेंसी वाली, ये वाइवा में बड़ा कॉमनली पूछ रहे होते हैं। फिर ये पूछ रहे होते हैं क्योंकि देखो दिस इज अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन, मतलब ये बड़ी कॉमन है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, कोई भी जा सकता है। तो जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में एक्सेप्शंस होती है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फिर पेरिफेरल कन्वर्जन मैंने आपको बताया था, प्रोपाइल थायोयूरासिल इनहिबिट कर सकता है बट मेथिमाजोल नहीं कर सकता। प्रोपाइल थायोयूरासिल दिन में 3 से 4 बार ही देना पड़ेंगे और ये एक बार या 2 टाइम देना पड़ेगा। तो दीज आर द डिफरेंस जो कठिन पे आ गई। यहाँ तक सबको समझ आ गया? नाउ ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। कोई मसले की बात, कोई ऐसी चीज हो जो आपको लग रहा हो कि नहीं समझ आई? इनके मैंने डिफरेंस बड़े अच्छे से लिख दिए हैं और बता दिए हैं, साथ क्वेश्चंस की फॉर्म में कर दिया है। ये याद कर लीजिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आपसे पूछूंगा अभी आयोडाइड सॉल्ट एंड आयोडीन, मुझे बताएं आपको कोई याद है कि आयोडाइड सॉल्ट और आयोडीन रोक देता था तो थायराइड की प्रोडक्शन? कुछ ऐसी चीज पढ़ी थी आप लोगों ने फिजियोलॉजी गाइटन थायराइड वाला चैप्टर, के आयोडीन ज्यादा आप लोग देते थे क्या क्या फायदा होता था? मुझे बताएं क्या क्या फायदे होते थे ज्यादा आयोडीन या आयोडाइड साल्ट दे के, क्या हुआ था? नहीं, मैं रेडियो एक्टिव की बात नहीं अभी कर रहा, ये साथ बिफोर सर्जरी ये देते थे, प्री सर्जरी। कैसे ये रोकता था, क्या आप लोग ने पढ़ा था, क्या करता होता था? हाँ, डिक्रीज ब्लड सप्लाई भी कर देता था। यस, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। बिसाइड दिस ये थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन, थायराइड साइज भी कम करता है, थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन भी कम करता है। ये जो पेरोक्सीडेज वाले स्टेप्स हैं उधर जाके इफेक्ट कर रहा होता है। सही हो गया, ये भी उधर जाके फॉर्मेशन रोक रहा होता है। मैं आप लोग को डायग्राम पीछे दिखाता हूँ, डायग्राम से आपको पता हो कि कौन से स्टेप पे क्या चीज हो रही है। ये आप लोगों ने डायग्राम देखी है, थायोमाइड्स देखें, थायोमाइड्स अभी पहले पढ़े थे, यहाँ पे भी एक्ट कर रहे थे और यहाँ पे प्रोपाइल थायोयूरासिल इधर भी एक्ट करेगा, इधर प्रोपाइल थायोयूरासिल करना है। सही हो गया। हाँ, ये एक्सेस की बात हो रही है ना, अगर आप बाहर से आयोडाइड दे रहे हो
एक्सेस में दोगे ना आप, अकॉर्डिंगली ज्यादा कंसेंट्रेशन ही दोगे ना, एक्सेस की बात होती है। नॉर्मली नहीं ऐसे होता, नॉर्मली तो ऑब्वियसली आयोडीन करता है। जब ज्यादा एक्सेस में आयोडाइड्स देते हो ना तो ये वाला स्टेप इनहिबिट हो जाता है। सही हो गया, बेसिकली ऑर्गेनिफिकेशन भी नहीं हो रही होती, तो ये वाले स्टेप्स में आके इफेक्ट करता है। अब आयोडाइड ज्यादा दे दिया, ये कहाँ पे यूज होगा, ये सर्जरी से पहले बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों ने पढ़ा था कि यूज होता है। इसके अलावा हम इसके बारे में बाकी चीजें भी पढ़ते हैं, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। नेम, क्या फॉर्मुलेशंस के नेम है। ल्यूगोल सॉल्यूशन, ल्यूगोल सॉल्यूशन में आयोडीन होती है और पोटाशियम आयोडाइड होता है। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। सही हो गया, ये ल्यूगोल सॉल्यूशन आना चाहिए। समटाइम पूछते हैं ल्यूगोल सॉल्यूशन यूजेस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एडवर्स इफेक्ट, तो पता ही नहीं होता किसी को, ये बुक में लिखा होगा जबकि, तो ये पता होना चाहिए कि इसको कह रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनहिबिट आयोडीनेशन ऑफ द टायरोसिन, यानी ऑर्गेनिफिकेशन वाला स्टेप रोक रहा है। और ये रोक रहा है इनहिबिट थायराइड हार्मोन रिलीज। इसका क्या फायदा हुआ, ये चीज का क्या फायदा हुआ, इनहिबिट कर रहा है थायराइड हार्मोन रिलीज को। इसका आपको क्या फायदा है इनहिबिट करने का। आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि मैंने आपको बताया था कि पहले से प्री फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, प्री फॉर्म बाहर निकलते हैं तो इसलिए इफेक्ट लेट आता है। तो ये प्री फॉर्म्ड वालों को भी बाहर नहीं निकलने देगा, जो पहले से बने हुए हैं ना उनको भी नहीं बाहर निकलने देना। यानी डुअल एक्शन करने हैं, इट मींस ये फास्ट एक्शन है, अर्ली इफेक्ट आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। फिर इसका जो साइड इफेक्ट, और उसके बाद ये आता है डिक्रीज द वेस्कुलरिटी एंड द साइज ऑफ हाइपरप्लास्टिक थायराइड ग्लैंड, सो यू कैन यूज इट बिफोर द सर्जरी। इसके साइड इफेक्ट्स में रैश, ड्रग फीवर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये आप लोग ना किस तरह याद कर सकते हैं। रैश आप लोग वैसे ही याद करें कि एलर्जिक रिएक्शन से। ड्रग फीवर होता है बुखार हो जाना दवाई देने के बाद, ड्रग देने के बाद। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर पिछला भी करता था। पिछला वाला कौन सा ब्लीडिंग डिसऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा था, मैंने कहा था ये याद रखना है, अभी बताया क्या था वो, जो उसमें एमसीक्यूज आता है थायोमाइड्स का। वो थायोमाइड्स के लिए बड़ा स्पेसिफिक याद रखना है, अपनी बुक्स में अलहदा से लिख लें, क्या था वो। ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, तो ये याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पिछले का जो थायमाइड्स का बारे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है मेटेलिक टेस्ट, ये मैंने रेड किया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ना समटाइम्स कोई क्लिनिकल आता है और वो उसमें पूछना चाह रहे होते हैं कि कौन सी दवाई दी हुई है, तो एडवर्स इफेक्ट उन्होंने बताए होते हैं और वो पूछना चाह रहे होते हैं कि आयोडाइड्स है या थायोमाइड्स है। तो उसमें ना ज्यादातर ना ऑलमोस्ट सेम सेम बातें लिखी होती है और समझ नहीं आता कि ये क्या है। उसमें सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्टिंग्विश करने में हेल्प कर रहा होता है वो मेटेलिक टेस्ट कर रहा होता है, ये याद रखना है। ये एससीक्यू क्वेश्चंस में आप लोग देखोगे। Why action of iodide salt and iodine is rapid as compared to thiamides? क्यों होते हैं तेज, जल्दी से बताएं, अभी अभी आपको बताया है। Why action of iodide salt and iodine is rapid comparative to thiamides? Thiamides में propyl thiourecyls होते हैं और ये inhibit the release, so very good, ये याद करना है। As well as the synthesis, synthesis भी रोक रहा है और रिलीज भी, 2 से 7 दिन इसके एक्शन में हो गए। उसके आपने क्या पढ़ा था, 3 से 4 हफ्ते। क्वेश्चन, यूजेस फॉर द थायराइड स्ट्रॉन्ग एकदम थायराइड ज्यादा, और पेशेंट को बिफोर सर्जरी प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट प्रोपेनालोल, आप लोगों ने पढ़ी थी प्रोपेनालोल यूज होती थी। हम आप कहते थे कि थायराइड में कैसे यूज होती है, याद है कुछ। बीटा ब्लॉकर, इट इज अ बीटा ब्लॉकर, ये पढ़ के आए थे। किसी को याद नहीं है, किसी ने नहीं पढ़ी थी, किसी को याद नहीं कि हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज होती थी। तो इट इज यूज इन द हाइपरथायरॉयडिज्म, वेरी गुड। इसके दो, ये 2 चीजें करती हैं। एक तो इसने पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 खत्म करनी है। अगर T4 से T3 नहीं बनेगा, मुझे बताएं आपको अच्छे इफेक्ट मिल जाएंगे। अगर T4 से T3 नहीं बनेगा आपको अच्छे इफेक्ट मिलेंगे, ऑब्वियसली मिलेंगे, यस। नो क्यों, T4 इनएक्टिव है, T3 एक्टिव है, दिस इज एक्टिव। प्रोपेनालोल ने इसको इधर से इनहिबिट करना है, यानी T4 टू T3 कन्वर्जन नहीं होने देगी। अगर T4 टू T3 कन्वर्जन नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप हाइपोथायरॉयड मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरी बात, हाइपरथायरॉयडिज्म में हार्ट रेट ज्यादा हो गया होता है,
टैकीकार्डिया हो रहा होता है किसी पेशेंट को, तो ये हार्ट रेट को कंट्रोल करेगी। ट्रेमर्स हो रहे होते हैं, ये ट्रेमर्स को भी कंट्रोल कर सकती है। तो प्रोपेनालोल के ना ये डिफरेंट है, एक तो इसने कंट्रोल करना होता है टैकीकार्डिया, फिर उसने कंट्रोल कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज थायरोटॉक्सिकोसिस में बड़ी कॉमन है। उसके अलावा प्रोपेनालोल इनहिबिट करती है कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 इन द पेरिफेरी। ये अब पॉइंट क्लियर हो गया, सबको याद हो गया कि प्रोपेनालोल क्यों यूज होती है। दिस इज द यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर आएगा तो ये आप लोग ये यूज लिख सकते हो। ये समझ आ गया ना? जल्दी जल्दी बताया करें साथ साथ, फिर मुझे पता होता है कि आप लोग को चीजें समझ भी आ रही है। नेक्स्ट आते हैं एम्यूडेरोन। ये वाली मेडिसिन कहीं परी परी है, चलिए मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ जो पूछ रहा है। देखिए, प्रोपेनालोल इज अ बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर्स का क्या काम होता है? बीटा ब्लॉकर्स हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं, हार्ट रेट को डिक्रीज। तो जो टेकीकार्डिया होता है ना, हाइपर, आपको पता है हाइपरथायरॉयडिज्म में टेकीकार्डिया हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, तो ये हार्ट रेट को कम कर देंगे। और उसके अलावा जो दूसरा फंक्शन प्रोपेनालोल का होता है कि पेरीफ्री में जो कन्वर्जन होनी होती है T4 की T3 में, T3 इज एक्टिव फॉर्म, T4 इज इनएक्टिव। तो क्या कहते हैं, पेरीफ्री में T4 की T3 में कन्वर्जन होने नहीं देते, तो T3 का लेवल कम हो जाएगा। जब T3 नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली आपके हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स ट्रीट हो जाएंगे। चलिए, अमिड्रोन सबने पढ़ा होगा कि आप लोगों ने पढ़ी थी एरिथमिया में पढ़ी थी, एंटी एरिथमिक्स थी, ऐसा था कि नहीं? उधर आप लोगों ने इसके साइड इफेक्ट में पढ़ा था कि हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, कोई भी साइड इफेक्ट आ सकता है। सारे आएंगे, सब कुछ आना है, अभी सारे आएंगे, सारे इसमें मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन पहले मैं वो लाई जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। माइटरॉन इंड्यूस हाइपोथायरॉयडिज्म बाय, कैसे करता था हाइपोथायरॉयडिज्म, ये कैसे करता था? ये भी पेरिफेरल कन्वर्जन जो होती है ना, एक सेकेंड, इधर कोई एक स्लाइड मिस हुई है, मैं देखूं कौन सी स्लाइड मिस है। ये आगे पीछे हो गया आई थिंक, हाँ जी, ये स्लाइड। चलें अब पहले हम ये स्लाइड देखेंगे। जो होता है ना, एमिड्रोन हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे करता है? हाइपोथायरॉयडिज्म ये भी पेरिफेरल कन्वर्जन T4 की T3 में रोकता है। तो अगर ये T4 की T3 में कन्वर्जन रोकेगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है? मुझे बताएं, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है? तो हो सकता है, एक तो ये कॉज होगी। देन अब हाइपरथायरॉयडिज्म ये कैसे करता है? ये हाइपरथायरॉयडिज्म भी कर सकता है। मुझे आप लोगों को मैंने कुछ बताया था, मैंने कहा था ये पॉइंट याद रखना, दिस इज व्हाई इट कॉज हाइपरथायरॉयडिज्म। किसी को याद है? किसी को याद हो कुछ थोड़ा बहुत? किसी को भी याद नहीं है? अच्छा, मैंने आप लोग को बताया था कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर आयोडीन होती है, एमिड्रोन के स्ट्रक्चर के अंदर आयोडीन होती है, तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म करवा सकती है। सही हो गया। आयोडीन इंड्यूस्ड मैकेनिज्म के साथ इसमें खुद भी आयोडीन होती है इसमें, तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म भी करवा सकता है। एमिड्रोन एक और तरह का हाइपरथायरॉयडिज्म भी करवा सकता है थ्रू इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म। ये इन्फ्लेमेशन कर सकता है, और उधर से जो इन्फ्लेमेशन जब करता है ना तो थायराइड हार्मोन रिलीज हो जाते हैं। तो ये तीन तरह की चीजें करवा रहा है, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म भी करवा सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म भी करवा सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म के थ्रू भी थायराइड हार्मोन रिलीज करवा के हाइपरथायरॉयडिज्म करवा सकता है। मुझे बताएं, अगर आपके पास कोई बंदा आता है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है, आप क्या दे सकते हो इसका, यानी ट्रीटमेंट क्या होगा? What will be the treatment of hypothyroidism caused by amiodarone? इमेड्रोन का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? आपने इसके साइड इफेक्ट में पढ़ा था ना कि ये करवाता है, तो आपको ट्रीटमेंट अभी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था। हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या ट्रीटमेंट होता है? आप उसको थायराइड दे दो, थायराइड हार्मोन दे दो, नॉट स्पेसिफिकली T3, यू कैन गिव हिम थायराइड हार्मोन, या T3 क्योंकि कन्वर्जन रोक रहा है तो T3 प्रेफरेबली दे दो, और ये मेडिसिन को विड्रॉ कर लो। सही हो गया। सो T3 आप दे दोगे क्योंकि कन्वर्जन रोक रहा है। चलिए, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाँ जी, T3 आप मेनली दोगे। हाइपरथायरॉयडिज्म, इसका आप क्या ट्रीट करोगे? आप इसको थायोमाइड्स दे सकते हो, थायोमाइड्स दे सकते हो आप इसको। सही हो गया।
फिर उसके बाद इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म के थ्रू अगर करवाया हो तो आप क्या दे सकते हो? कोई चीज याद आती है कि इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म की वजह से करवा रहा है, तो आप क्या दे दोगे इसको? एनसेड्स नहीं, थोड़े बेहतर वाले बताएं। एनसेड्स को छोड़ें, कोई बेहतर एंटी इन्फ्लामेटरी बताएं। यस, वेरी गुड, यू विल गो फॉर द स्टेरॉइड्स। आप इसको स्टेरॉइड दे सकते हो। सही हो गया। तो ये इनकी है इन्फ्लेमेटरी वाले, आप वर्जन बाय कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सही हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ट्रीट कर सकते। यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी तक जितनी ड्रग्स पड़ी, कोई मसले की बात, कोई मुश्किल चीज आई हो? नेक्स्ट आ जाता है रेडियो एक्टिव आयोडीन। याद है आयोडीन आप लोगों ने पढ़ी थी कि रेडियो एक्टिव होती है, मतलब यूज कर सकते हो। तो रेडियो एक्टिव आयोडीन, आपको पता है कि आपके जो थायराइड के सेल होते हैं वो आयोडीन को ज्यादा खींच सकते हैं अपने पास। ऐसा होता है कि नहीं होता? Thyroid cells can take up the iodine more efficiently comparative to the other cell of the body. तो क्या होगा, आपने आयोडीन 131 रेडियो एक्टिव दे दी, वो थायराइड में कंसंट्रेट होगी, और उसके बाद उसने क्या किया, उस ग्लैंड को डैमेज कर दिया। तो आप लोग इससे ट्रीट कर सकते हो। मसला बस आना है प्रेग्नेंट में, कि प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं देना आपने रेडियो एक्टिव, क्योंकि बच्चे में नुकसान कर सकता है जाके। से हो गया। यूज क्या होगा? परमानेंट क्योर फॉर द थायरोटॉक्सिकोसिस। अगर आप सेल्स खत्म कर दोगे तो परमानेंट क्योर हो जाएगा। सो इट इज बेसिकली द परमानेंट क्योर फॉर द थायरोटॉक्सिकोसिस। यहां तक वाली थी ड्रग जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब थोड़ी सी अनइम्पॉर्टेंट भी आ जाएगी। सिम्टम से पता लग जाएगा, आप लोग को सिम्टम से पता लग जाएगा। आप थायराइड का लेवल चेक करवा लोगे, आप टेस्ट करवाओगे, टेस्ट करवा के पता लग जाएगा क्या हुआ। सही हो गया ना? सिम्टम्स से भी पहले पता लग सकता है आपको, फिर टेस्ट करवा के भी पता लग सकता है। किसी भी तरह आप पता कर सकते हो। फिर आप लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था आयन ट्रैपिंग, याद है? सबसे पहला काम जो होता है इस हार्मोन का, आयोडीन वाला, जो आपके ग्लैंड का होता है, कि आई नेगेटिव आती है उसको ट्रैप कर लेता है। जो सबसे पहले एक ट्रांसपोर्टर लगा था, उस ट्रांसपोर्टर को ये दो ब्लॉक कर देते हैं। कि आयोडीन क्या होता है, थायराइड के अंदर ही नहीं आता, कंपिटेटिव इनहिबिशन होती है। और इसका एक एडवर्स इफेक्ट मेन है ए प्लास्टिक अनीमिया। ए प्लास्टिक अनीमिया इसका एडवर्स इफेक्ट है। फिर आ जाते हैं आयोडीनेटेड रेडियो कंट्रास्ट मीडिया, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, दो नाम है। और इसका ये भी बेसिकली पेरिफेरल कन्वर्जन T4 की T3 में नहीं होने देते। ये आप लोग वैसे नाम बस याद कर लीजिएगा, जो शुरू में थी ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। चलें, ये हमारी थायराइड की तो ड्रग्स होगी। अब मुझे बताएं, ये आप सबको समझ आ गया है? जल्दी से आप क्वेश्चन आंसर पहले सेशन करते हैं, देन हम हाइपोथैलेमस की ड्रग्स पे आते हैं। ये आपको समझ आ गई? कोई मुश्किल ड्रग नहीं है। मोस्टली एससीक्यू इसमें से आ जाता है, एमसीक्यू तो आना ही आना ना। मोस्टली एससीक्यू भी इसमें से आ जाता है। आगे डायबिटीज की बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग्स कल आएंगी, एक दो दिन बाद आएंगी। लेकिन जो एंडो में इस साल एमसी एससीक्यू आया था, विद था। अब जल्दी से मुझे आप लोग बताएं, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, आपने एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग देनी है, उस एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग का नाम क्या है? T3 चले, उसका नाम क्या था, किसी को याद है? वेरी गुड, लीवोथायरोक्सिन। सही हो गया, लीवोथायरोक्सिन था। अब मुझे बताएं, मेटेलिक टेस्ट किसका साइड इफेक्ट था? हाँ जी, समवन इज आस्किंग ग्रेव डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं? यस, आप उसको कर सकते हो। आप उसके सिम्टम्स को रिलीव करवाने के लिए ये यूज करोगे। वेरी गुड, आयोडाइड्स का ये मेटेलिक टेस्ट का रिलेटेड था, याद रखना। ये एससीक्यू में बड़ा पूछा जाता है, एससीक्यू में नहीं, एमसीक्यूज में और एससीक्यू में ये हिंट होता है। मुझे बताएं, जो थायोमाइड्स से, जो थायोमाइड्स से उसके साइड इफेक्ट में कौन कौन से दो साइड इफेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने, बल्कि उसके सारे साइड इफेक्ट्स बताए थायोमाइड्स के। वेरी गुड, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस हो गया, स्किन रैश हो गया, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था याद रखने हैं। फिर हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया हो गया, सही हो गया, लिवर डिजीज हो गया, और वेस्कुलाइटिस हो गया। ये आप लोगों ने सारे याद सारी करने हैं, लेकिन वो दो मैं जो कहता हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरा मकसद यही होता है, या तो वो एमसीक्यूज में बड़े कॉमनली आते हैं, या वो हिंट्स में बहुत कॉमनली चीज पूछी जाती है। चलें, फिर इसके बाद हम और पूछते हैं। मुझे बताएं, कौन सा थायोमाइड था जो कि पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 नहीं रोकता? पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 को नहीं रोकता, कौन सा थायोमाइड था वो? वेरी गुड,
मेथिमाजोल नहीं रोकता। कौन सा थायोमाइड प्रेगनेंसी में यूज करते हो? कौन सा थायोमाइड प्रेगनेंसी में यूज होता है? वेरी गुड, पी से याद रखना है, प्रोपाइल थायोयूरासिल। अब मुझे बताएं कि कौन सा थायोमाइड है जो आपको दिन में 4 बारी देना पड़ेगा? कौन सा थायोमाइड है जो आपको दिन में 4 बारी देना पड़ेगा? वेरी गुड, प्रोपाइल थायोयूरासिल, बिकॉज इसकी हाफ लाइफ कम है। एक नॉर्मल पेशेंट आता है, उसको आप कौन सा थायोमाइड दोगे? मतलब नॉर्मल पेशेंट इस सेंस में, कोई और कंडीशन नहीं है, कोई लड़का आ जाता है, यू विल गो फॉर मेथिमाजोल या कार्बिमाजोल जो कहते हैं। चलें, किसी की सर्जरी होनी है तो क्या दोगे? किसी की सर्जरी होनी थी तो क्या देना था? अब बताएं, पेरिफेरल T4 to T3 कन्वर्जन कौन कौन रोकता है? कौन कौन, सब बताएं। कौन कौन सी चीजें रोकती है पेरिफेरल T4 to T3? जितने भी पड़े हैं। एमेड्रोन रोकता है, सही हो गया। बीटा ब्लॉकर रोकता है। पीटीयू रोकता है, सही हो गया। ये सारे रोकते हैं। और यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी लिखा हुआ है, ये भी रोकते हैं। फिर रेडियो कंट्रास्ट मीडिया भी रोकते हैं। रेडियो कंट्रास्ट मीडिया में आपको दिखाया था ना मैंने, वो खैर इतना पता होना चाहिए, जो लास्ट में मैंने दिखाया था, ये रेडियो कंट्रास्ट मीडिया कि ये भी रोक है। सही हो गया। ये याद होगी आपको ड्रग्स, क्योंकि ये कोई इतनी मुश्किल ऐसी ड्रग नहीं थी जो याद नहीं हो सकती। यानी आप स्लाइड्स पढ़ोगे ना, ये स्लाइड में पूरा चैप्टर ही लिखा हुआ है, तो आपको ये पूरा चैप्टर ही याद हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना? चलें, अब हम आते हैं हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड की ड्रग्स पे। अच्छा, ये चैप्टर में ना जो अभी मैं करवा रहा हूँ, ये आप लोग करेंगे तो चीजें कवर हो जाएंगी। अभी जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप लोग जाके देखेंगे कि वहां पे ना गोनेडोट्रोफिक के भी आए हैं। गोनेडोट्रोफिक के, अभी वो गोनेड्स वाला पूरा चैप्टर आना है, तो वो वाला पार्ट मैंने इधर ऐड नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 4-5 लाइनें लिखी है, उधर पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, तो वो उधर कवर हो जाना है। हाइपोथैलेमस में ना, आप लोग को याद है कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड था और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता था। इंटीरियर से आपके डिफरेंट हार्मोन रिलीज होते थे और पोस्टीरियर से कुछ और होते थे, ऐसा होता था कि नहीं? आप लोग के ग्लैंड होते थे। चलें, फिर उसके बाद ना ये आ गया एंटीरियर पिट्यूटरी में ACTH। फिर उसके बाद आप लोगों ने ग्रोथ हार्मोन पढ़ा था। ग्रोथ हार्मोन का याद है कि ग्रोथ हार्मोन आके सोमेटोमेटिन्स बनाता था, बोन एंड टिश्यू ग्रोथ करवाता था। ये सारी आप लोगों ने चीजें पढ़ी हुई हैं। ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं कि डिफरेंट इंटीरियर से थे और डिफरेंट पोस्टीरियर थे। पोस्टीरियर में से ऑक्सीटोसिन होता था और वेसोप्रेसिन होता था। ये बड़े कॉमन से हार्मोन है। अब डिफरेंट ड्रग्स हैं हाइपोथैलेमस में से, रिलीजिंग हार्मोन्स या इनहिबिटरी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वहां से आते हैं। और फिर उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी से डिफरेंट हार्मोन्स आते हैं, सही हो गया। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। इनका मसला पता है क्या आता है इस चैप्टर में? इस चैप्टर के नाम बड़े मुश्किल है, ये नाम बस याद करने हैं, वो आपका काम है। नाम याद हो जाते हैं, फंक्शंस आपको वैसे ही आते हैं। लेकिन फंक्शन में क्या चीज क्या इंपॉर्टेंट है, जो जो है, सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन इस चैप्टर में मेन फोकस है। ग्रोथ हार्मोन, आपको क्या लगता है ग्रोथ हार्मोन वैसे किसी की ग्रोथ छोटी है तो कॉमनली दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते? आप लोगों ने कहीं पढ़ा हुआ है? अगर किसी की ग्रोथ कम है तो ये आप लोगों ने सुना है कि कोई ग्रोथ हार्मोन इफेक्टिव हो या प्रेफर किए जाते हो बहुत ज्यादा? नहीं, ये बहुत ज्यादा ना प्रेफर्ड, उतने प्रेफर्ड नहीं होते। मतलब इतने अभी इनकी वो बेस्ट चीज नहीं बनी हुई। ग्रोथ हार्मोन एगोनिस्ट है ना, तो ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर पे काम करेगा। सोमेटोट्रोपिन होते हैं और मेकासर्मिन होते हैं। ये दो तरह के ग्रोथ हार्मोन एगोनिस्ट होते हैं। ये रिकम्बिनेंट होते हैं, यानी बनाए जाते हैं। दीज आर द रिकम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन। ये एक्ट करते हैं थ्रू ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर। आप लोगों को याद है कि ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर पे एक्ट करने के बाद IGF-1 बनता था, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, कुछ इस तरह होता था।
तो ये आप लोगों ने पढ़े थे। आगे आप लोग देखते हो कि ये जो सोमेटोट्रोपिन है, ग्रोथ हार्मोन का रिसेप्टर है, किस तरह यूज होता है। ये एड्स में यूज होता है। एड्स में मसल वेस्टिंग होती है एंड ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंट होता है। तो आप अगर ग्रोथ हार्मोन देते हो तो डू यू थिंक ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो मसल को ज्यादा सही करते हैं, मतलब मसल की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, लीन बॉडी को इंक्रीज करते हैं? तो ये यूज होता है, ये उधर यूज होता है। फिर उसके बाद ना जो एथलीट्स होते हैं, आप लोगों ने बड़ी बारी सुना होगा, खासतौर पे लड़कों ने बहुत सुना होगा कि उस क्रिकेटर का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उस क्रिकेटर का डोपिंग टेस्ट आ गया, उस फुटबॉलर का डोपिंग पॉजिटिव आ गया, उसको बैन लग गया। डोपिंग क्या होता है कि डिफरेंट आप लोग हार्मोन्स या डिफरेंट मेडिकेशंस करके अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हो। उसमें स्टेरॉइड्स बड़े कॉमन होते हैं, ग्रो वो आप टेस्टोस्टेरोन और ये वाली चीजें बड़ी कॉमन होती है, उसमें ये भी होता है सोमेटोट्रोपिन। मतलब डोपिंग के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ स्टेरॉइड्स होते हैं। सोमेटोट्रोपिन ये मसल मैस इंक्रीज करते हैं, तो एथलीट्स यूज करते होंगे। यस, शुएब अख्तर, ऐसे बड़े बहुत ज्यादा डिफरेंट स्पोर्ट्स में होते हैं, तो ये यूज करते हैं। तो ये मसल मैस को इंक्रीज, जो लीन होते हैं ना, पतले पतले से होते हैं, वो मसल मैस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं टू इंप्रूव द फंक्शन इन द पेशेंट अंडरगो इंटेस्टाइनल रिसेक्शन। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम कह लो या इंटेस्टाइनल रिसेक्शन कह लो। जब किसी की इंटेस्टाइन अगर कट गई है, मतलब निकाल ली गई है, और या शॉर्ट बाउल सिंड्रोम हो गया है, मुझे बताएं, अगर निकाल ली गई है तो ऑब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगी कि नहीं होगी? अगर किसी की इंटेस्टाइन छोटी होगी है, मतलब किसी वजह से निकालनी, ट्यूमर की वजह से, नहीं होगी ना, तो ये अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाते हैं। इसके मैकेनिज्म अंदर अगर देखा गया कि ये अब्जॉर्प्शन को बेहतर कर देते हैं, तो इस वजह से ये इंटेस्टाइनल डिसेक्शन में यूज होते हैं। ये याद रखना। साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट में आता है स्यूडोमोटर सेरिब्री। ये बेसिकली जो ब्रेन है ना, उसके अंदर ब्रेन पे प्रेशर ज्यादा कर देते हैं। फिर उसके बाद फिमोरल स्लिप्ड कैपिटल फेमोरल, यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था फीमर में। ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ना, ये बोन की ग्रोथ ज्यादा कर दे अगर तेजी से, यानी इसमें बड़ी इरेगुलर हर चीज की ग्रोथ ना डिफरेंट हो रही होती है, उस वजह से मसला आता है। मुझे एक बात बताएं कि आपके मसल की ग्रोथ, आपके ब्लड वेसल्स, आपकी नर्व्स, आपकी जो सारी ग्रोथ है मसल्स की, हड्डियों की, वो एक तरह से आपस में सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपकी जो पूरी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, इट शुड बी सिंक्रोनाइज्ड और नॉट? आपकी बॉडी में ग्रोथ सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए, लेकिन इनका मसला ये है कि ये सिंक्रोनाइज्ड ग्रोथ करवा नहीं पाते। ग्रोथ हार्मोन्स तो आप लोग दे देते हो, लेकिन ये सिंक्रोनाइज्ड ग्रोथ वैसे नहीं करवा पाते जिस तरह ओरिजिनल बॉडी करवाती है आपके। सही हो गया ना? तो इससे मसला आता है, इससे मसला आता है प्रोग्रेशन ऑफ स्कोलियोसिस। अगर प्रॉपर नहीं होगा तो ये इस तरह, ये देखें, स्कोलियोसिस हो गया, फिमोरल हैप्पीफिसिस, एडीमा। फिर ग्रोथ हार्मोन का आप लोगों ने पढ़ा था कि हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है। ग्रोथ हार्मोन कॉज हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स आ गए। सही हो गया। ये आप लोगों ने साइड इफेक्ट्स याद करने हैं। तो फिर ये मैंने आपको दिखाया कि बोन का आ गया, स्कोलियोसिस दिखाया, ब्रेन पे प्रेशर ज्यादा हो गया, तो ये इसके साइड इफेक्ट्स है। इसी तरह मैं क्या, सरमिन है, एक और ड्रग है। ये क्या, IGF-1 एगोनिस्ट है, मतलब ये भी ग्रोथ में इन्वॉल्व होगी। आप लोगों ने पढ़ा था कि एक्सोजीनस ग्रोथ हार्मोन अगर प्रॉपरली, जरूरी नहीं कि हमेशा रिस्पॉन्सिव हो। फिर आप IGF, आप लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि जो किसी में ग्रोथ कम होती है तो IGF-1 नहीं प्रोड्यूस हो रही होती, इस तरह की चीजें पढ़ी थी। इस तरह की आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजियो में। तो आप लोगों ने ये पढ़ा था ना, तो आप उनको डायरेक्टली IGF-1 फिर एगोनिस्ट देते हो। तो इसके एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट में आता है हाइपोग्लाइसीमिया। याद है? इंसुलिन वाली है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया करवा सकता है। इफ इट इज इंसुलिन लाइक, it means it can decrease the blood sugar level, so it is one of the most common side effect। ये याद करना है, दिस इज MCQ's क्वेश्चन। और इंक्रीज कर देता है लिवर के एंजाइम्स को। आज अब आ जाता है सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स। सोमेटोस्टेटिन क्या होंगे, जो ग्रोथ हार्मोन से ऑपोजिट होंगे, यानी उससे ऑपोजिट काम कर रहे होंगे।
सोमैटोस्टैटिन एनालॉग एक्रोमेगली के लिए यूज होते हैं, होंगी यूज, मुझे बताएं। एक्रोमेगैली किसी को हो रही है, देन यू कैन यूज सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स ऑब्वियसली। अगर ये ग्रोथ कम कर रहे हैं तो एक्रोमेगैली में आपने क्या करना है, कम ही करनी है ना। तो सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स क्या करते हैं, ग्रोथ को कम करते हैं, तो एक्रोमेगैली में यूज होते हैं। कार्सिनोइड में यूज होते हैं। कार्सिनोइड क्या होता था, मुझे बताएं, व्हाट इज कार्सिनोइड ट्यूमर। मुझे बताएं कार्सिनोइड ट्यूमर क्या होता था। सो कार्सिनोइड ट्यूमर होता था सेरोटोनिन इंक्रीज। तो ये पता क्या करते हैं, जो सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स होते हैं ना, ये ग्रोथ हार्मोन और सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को कम करते हैं। तो अगर इसको कम करेंगे तो हम कार्सिनोइड में ट्यूमर में ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं। ऑब्वियसली वी कैन ट्रीट द कार्सिनोइड ट्यूमर। नेक्स्ट आ जाता है गैस्ट्रिनोमा एंड ग्लूकागोनोमा। यानी गैस्ट्रिनोमा हो गया या ग्लूकागोन की प्रोडक्शन ज्यादा होने लगी है, ग्लूकागोनोमा हो गया, ये उसमें भी यूज होते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट सिक्रीशंस और ग्लूकागोन को भी कम करते हैं। ये डिफरेंट हार्मोन्स के साथ इनको भी कम करते हैं। सही हो गया, तो इधर भी यूज हो जाते हैं। एंड आ जाता है एसोफेगल वेरिसेस। एसोफेगल वेरिसेस में भी यूज होता है। एसोफेगल वेरिसेस किन पेशेंट्स में कॉमन होती है, मुझे बताएं। इन विच पेशेंट यू विल सी एसोफेगल वेरिसेस कॉमनली। आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है। एसोफेगल वेरिसेस किन में होती है। अल्कोहलिक छोड़े, आप बॉडी से बताएं। अल्कोहलिक में तो चलो हो गया। यस, पोर्टल हाइपरटेंशन, यस वेरी गुड, स्पेसिफिकली लिवर सिरोसिस। जिनको लिवर सिरोसिस होता है फिर पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, वो ज्यादा हो जाएगा। सही हो गया। एसोफेगल वेरिसिस में वन ऑफ द ट्रीटमेंट इज सोमैटोस्टैटिन एनालॉग। ये कैसे इसको ट्रीट करते हैं, अब ये भी क्वेश्चन तो आता है ना। इसने दो तरह से करना है। सोमैटोस्टैटिन एनालॉग जो होते हैं ना, ये पोर्टल सिस्टम में ब्लड को कम कर देते हैं उधर जाना, बट स्ट्रोंगली आप लोगों को क्या कहते हैं, जो स्प्लेंक्निक आर्टीरियोल्स होती है ना, उनको कंस्ट्रिक्ट करके। और दूसरा इसका क्या काम आता है, ये ग्लूकागोन को कम करते हैं। ग्लूकागोन को मैंने अभी बताया कि कम करते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर बताया कि ग्लूकागोनोमा में यूज होता है, तो ग्लूकागोन को कम करते हैं। जो आपके पास होता है ना ग्लूकागोन, ये भी वेजोडाइलेटर होता है, ये भी वेजोडाइलेटर होता है। तो ग्लूकागोन जब कम हो जाता है ना, तो वेजो डायलेटिंग इफेक्ट खत्म होगा, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। तो एसोफेगल वेरिसेस में आपको वेजो कंस्ट्रिक्शन चाहिए कि वेजो डायलेशन चाहिए। अगर किसी को एसोफेगल वेरिसेस हुआ है तो आपको क्या चाहिए, कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए कि वेजो डायलेशन हो जाए। आप लोग को वेजो कंस्ट्रिक्शन चाहिए, तो ये क्या करेंगे, बेसिकली जो सोमैटोस्टैटिन एनालॉग होते हैं, दे विल डिक्रीज द ग्लूकागोन, दे विल कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन, सॉरी वेजो कंस्ट्रिक्शन चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने क्या करना है, साथ पोर्टल सिस्टम में ब्लड फ्लो कम कर देना। पोर्टल सिस्टम में ब्लड कम जाएगा तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग कम हो जाएगी। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट एक तरह से एसोफेगल वेरिसिस का। इसकी डिफरेंट टॉक्सिसिटी है। जीआई डिस्टर्बेंस, जीआई डिस्टर्बेंस तो आपको पता है, कोई भी ऐसी दवाई है आपको पता है, ये तो बड़ा कॉमन होता है इसमें कोई। फिर आ जाते हैं गैस स्टोन्स करवाते हैं। ये क्यों करवाते हैं, जो स्मेटोस्टेटिन होता है ना, ये हेपेटिक बाइल सिक्रीशंस कम कर देता है, बाइल बाहर नहीं निकलने देता, सिक्रीशन कम करता है, और गैल ब्लैडर की एम्पटिंग भी कम करता है। जब देखा गया ना, तो बाइल सोर्स वहां ज्यादा हो जाते हैं। अगर बाइल सोर्स ज्यादा हो जाएंगे तो गैल स्टोन हो जाएगा। तो अगर हमारे पास गैस स्टोन्स हैं, अगर बाइल बाहर नहीं निकलेगा तो गैस स्टोन्स बन जाएंगे। ये इसका एक साइड इफेक्ट की वजह है। फिर ब्रेडिकार्डिया और कार्डियक एनोमलीज करवाता है। ब्रेडिकार्डिया का मैकेनिज्म रिसर्च बेस्ड अलहदा से प्रपोज ये किया जाता है। वो कहते हैं कि जो एक ना पेप्टाइड होता है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो एक पेप्टाइड होता है जो कि हार्ट पे नोर एपिनेफ्रिन से ज्यादा रोल रखता है टैकीकार्डिया करवाने में। अगर वो पेप्टाइड इनहिबिट हो जाएगा, वो पेप्टाइड की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है इससे। वो पेप्टाइड की प्रोडक्शन जब डिक्रीज होती है ना, तो फिर वो कंपैरेटिवली रिलेटिवली ब्रेडिकार्डिया करवा देता है। वो नॉन एपिनेफ्रिन से ज्यादा पोटेंट होता था टैकीकार्डिया करवाने में। तो ये कहा जाता है कि ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ, याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने कहा बता देता हूँ। फिर आ जाता है ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट। ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट क्या है, ये रिसेप्टर में रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है। ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है।
ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या करेगा, एक्रोमेगाली में यूज होगा, एडवर्स इफेक्ट इसका लिवर एंजाइम पे होगा। बस इन हार्मोन के ना फंक्शंस इंपॉर्टेंट मसले की बात नहीं होते, इंपॉर्टेंट तो होते हैं, मसला नहीं होता उनमें। इसके जो मसला सारा आता है ना वो इसके नाम का आता है, नाम याद कर लेना। फिर आ जाता है D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ब्रोमोक्रिप्टिन याद है आप सबको, थोड़े दिन पहले पढ़ा था ब्रोमोक्रिप्टिन, और आप पढ़ते थे कि D2 एगोनिस्ट है। मुझे बताएं जो डोपामीन होता है वो किस वाले हार्मोन की सिक्रीशन कम करता है, डोपामीन किस हार्मोन की सिक्रीशन कम करता था नॉर्मली, आप लोग क्या पढ़ते हो? वेरी गुड, सो डोपामीन नॉर्मली डिक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ द प्रोलैक्टिन बट एट हायर डोजेस। ये जो स्मॉल ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स है ना, उधर से ग्रोथ हार्मोन की भी प्रोडक्शन को कम कर देता है, तो दैट्स व्हाई इट कैन बी यूज इन एक्रोमेगाली हाई डोजेस पे। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब इसका हम यूज करेंगे प्रोलैक्टिन वाले में, देखते हैं। तो आपको पता है डोपामिन हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में यूज हो सकता है, और डोपामिन पार्किंसन में यूज होगा। यू कैन यूज इट इन पार्किंसन डिजीज और नॉट, तो यस यू कैन यूज इट। तो इसके यूजेस में कोई मसले की बात नहीं है। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में ये क्या करता है, प्रोलैक्टिन के लेवल को कम कर देता है। पार्किंसन डिजीज में यूज कर सकते हो, और इसके अलावा आप ग्रोथ हार्मोन में जो सिक्रीटिंग ट्यूमर है उसको ट्रीट कर सकते हो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ऑक्सीटोसिन सबको पता है, ये लेबर करवाता है। और उसके बाद आपने अगर ब्लीडिंग रोकनी है तो ये ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करता है। जो चीज कॉन्ट्रैक्ट करवा रही होती है यूट्रस को, इट कैन हेल्प इन स्टॉपिंग द ब्लीडिंग और नॉट। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यस इट कैन हेल्प इन स्टॉपिंग द ब्लीडिंग। इसका एंटागोनिस्ट होता है एटोसिबैन। एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ये होता है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट। ये एज अ टोकोलिटिक यूज होता है। डू यू नो व्हाट इज टोकोलाइसिस, व्हाट इज टोकोलिटिक? ये ऑक्सीटोसिन तो आप सब पढ़ के आए हो, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे बताएं टोकोलिटिक क्या होता है वैसे, किसी का नहीं पता? आप लोगों को मैंने वैसे पहले बताया हुआ है। जो प्रीटर्म लेबर होती है ना उसको रोकते हैं, जो प्रीटर्म लेबर होती है उसको रोकते हैं, उनको टोकोलिटिक कहते हैं, डिले करते हैं लेबर को। सही हो गया। तो देखे ना, ऑक्सीटोसिन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन करवा के लेबर हो रही है। अटोसिबैन एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है तो ये रिलैक्सेशन करवा रहा है और प्रीटर्म लेबर को रोक रहा है। टॉक्सिसिटी, फीटल डिस्ट्रेस। आप मुझे बताएं, अगर आप ऑक्सीटोसिन देते हो, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो फीटस को ऑक्सीजन कम होने के चांसेस हो जाएंगे। हो सकता है कि फीटस को ऑक्सीजन ना प्रॉपर मिले, प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिले, तो वो फीटल डिस्ट्रेस करवा देगा। सही हो गया। फिर प्लेसेंटल अब्रप्शन, अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, हो सकता है कि प्री मेच्योरली प्लेसेंटा यूट्रस से डी अटैच हो जाए। अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो प्लेसेंटा डी अटैच हो सकता है, सो दिस इज द सेकंड टॉक्सिसिटी। यूट्राइन रप्चर, यूट्राइन रप्चर, अगर बहुत ज्यादा टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाए तो वहां पे भी यूट्राइन रप्चर हो सकता है कि नहीं हो सकता? इट कैन हैपन, ये हो जाता होता है, तो ज्यादा नहीं देनी होती। नेक्स्ट है फ्लूइड रिटेंशन। ये बड़े मजे का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्लूइड रिटेंशन। आपको याद है अच्छा आप मुझे बताएं, आपको लगता है कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन हो रही होगी? कोई चीज याद आती है? किसी से इसको रिलेट कर सकते हो आप लोग? यस, ये पीछे कहाँ से निकलता है, एडीएस से। सही, एडीएच वाली जगह से निकल रहा है ना, तो ये फ्लूइड रिटेंशन करवा सकता है। सही हो गया। ये ना उन रिसेप्टर्स पे लग के फ्लूइड रिटेंशन समटाइम्स करवा देता है। फिर ये हाइपोटेंशन भी करवा सकता है। हाइपोटेंशन पता है कैसे? आपको पता है ऑक्सीटोसिन देते कैसे हैं? किसी को आइडिया है कि ऑक्सीटोसिन जब लेबर इंड्यूस करवा रहे होते हो, खास तौर पे जो गायनी है वहां पे तो ये बड़ा कॉमनली देखोगे। यस, ये आईवी दी जा रही होती है, इंजेक्शन की फॉर्म में नहीं, मतलब आईवी दी जा रही होती है, इन्फ्यूजन की फॉर्म में होती है, ड्रिप में, ड्रिप की फॉर्म में देते हैं ये। सही हो गया ना? तो अगर ड्रिप तेज लगा दोगे
तो हाइपोटेंशन होगी कि नहीं होगी अगर ड्रिप तेज लगा दो? तो ऐसा होता है, अगर फ्लूइड बहुत तेजी से देने लग जाओ तो हाइपोटेंशन हो जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, ड्रिप को स्लो रखना होता है, ड्रिप स्लो रखते हैं। तो इस वजह से ये हाइपोटेंशन की रीजन बनती है। टोकोलिटिक की क्लासिफिकेशन कभी आई नहीं है बुक में, अलग अलग करके लिखी हुई है ड्रग्स, मैंने बट इधर टोकोलिटिक डाल दिए हैं। मैं आपको करवा देता हूँ कि कभी भी आ सकती है, कभी आई नहीं है बट इट कैन बी आस्क्ड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए। बीटा टू एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट याद है ना, ट्रिब्यूटालिन और रिटोरोडीन, ये आप लोगों ने पढ़ी थी, मैंने बताया था कि बीटा टू एगोनिस्ट है। बीटा टू प्रेजेंट होते हैं यूट्रस में, और जब इन पे एक्शन होता है तो रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्रस होती है। सही हो गया, तो ये टोकोलिटिक है। जो चीजें यूट्रस की रिलैक्सेशन करवा रही है वो टोकोलिटिक है। मैग्नीशियम सल्फेट है, ये याद कर लेना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में भी मैंने बताया था निफेडिपिन होती है और निकार्डिपिन होती है, ये यूट्रस की रिलैक्सेशन करवा रही होती है। कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगी तो रिलैक्स हो जाएगा, तो ये यूज होती है। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, अभी टोसिबैन बताई है ये भी। फिर आप लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वो अबॉर्शन में यूज होते हैं, मिसोप्रोस्टोल, डाइनोप्रोस्टोन, ये सारे आप लोगों ने अभी पढ़े थे कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एगोनिस्ट होते हैं, दे कॉज कॉन्ट्रैक्शन या अबॉर्शन में यूज होते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं। ऐसा होता था कि नहीं होता था, या भूल गए हैं वो? PGE1 मिसोप्रोस्टोल, PGE2 डाइनोप्रोस्टोन, किसी को याद है? सिर्फ एक बच्चे को याद है, अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने पढ़े। यस, वो सारे क्या थे, एबॉर्टिफिकेंट्स थे। तो आप क्या करोगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को कम कर दोगे। कैसे कम कर सकते हो? इंडोमेथासिन, एस्प्रिन, इब्यूप्रोफेन, ये अभी आप लोगों ने कल ड्रग एनसेड्स पढ़ी हैं। तो जो एनसेड्स होती हैं वो क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करती है, तो ये भी टोकोलिटिक्स होती हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोग्लिसरीन, ये भी रिलैक्सेशन करवाएगा। और उसके बाद हेलोथेन, हेलोथेन आप लोग पढ़ोगे एनेस्थीसिया में, एनेस्थीसिया में। सही हो गया। अब मुझे बताएं कि किसी का गायनी का ऑपरेशन होना है, उसको ये वाला एनेस्थीसिया देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मतलब बेबी डिलीवर होना है, वो कह रही है मुझे बहुत पेन है, तो ये वाला एनेस्थीसिया देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यू वॉन्ट गिव दिस एनेस्थीसिया क्योंकि इट विल कॉज रिलैक्सेशन, तो याद रखना है। सही हो गया, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इधर से ना एक पॉइंट मुझे याद है, आप शायद माइक्रोबायोलॉजी में वो पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, आपको कोई पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, मुझे वैसे पॉइंट याद आया, मैं सोच रहा हूँ बता देता हूँ। एक आप लोग पढ़ोगे कि कुछ वायरल इन्फेक्शन होता है ना जो डिलीवरी के दौरान पास होता है, कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो डिलीवरी के दौरान पास होते हैं। आप मुझे कोई जनरल नॉलेज से बताए कि उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। आप उस बच्चे को कैसे बचा सकते हो कि ये उसमें ना आ जाए? आप उसको इस तरह बचा सकते हो, नहीं, कॉर्ड काटने से नहीं, मैंने बताया जो ड्यूरिंग डिलीवरी पास होते हैं। आप अभी बड़ी वायरल इन्फेक्शन पढ़ोगे, सही है ना? कुछ होते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी पास होते हैं, पहले नहीं होते, सिर्फ जब डिलीवरी होती है, यानी वो जब बर्थ किनाल से बच्चा पास कर रहा होता है, तो आप क्या करते हो, आप सी सेक्शन कर दोगे। सही हो गया। और उसमें तब ये टोकोलिटिक्स दे दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? टोकोलिटिक्स दोगे ताकि लेबर, यहाँ से लेबर की वजह से नॉर्मल डिलीवरी ना हो, और साथ सी सेक्शन कर दोगे ताकि वो बर्थ कैनाल से ना गुजरे और फिर ये ट्रीट हो जाए। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑब्वियसली ये बुक में सीधी तरह से कहीं पे भी नहीं मिलनी, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि टोकोलिटिक्स को यूज किस तरह आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है डेस्मोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का सबको याद है, वेसोप्रेसिन का फंक्शन सबको याद है, क्या करता था वेसोप्रेसिन के? मुझे सारे फंक्शन बताएं, क्या क्या फंक्शन थे वेसोप्रेसिन? वाटर रीअब्जॉर्प्शन, और क्या फंक्शन था? वेरी गुड, सेकंड फंक्शन इज वेसो कंस्ट्रिक्शन। इसके रिसेप्टर्स किसको पता है?
कि वाटर रिटेंशन के लिए कौन से रिसेप्टर्स पे जाके लगता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन के लिए कौन से रिसेप्टर्स पे लगता है? यस, वेरी गुड। वाटर के लिए V2 रिसेप्टर्स पे होता है। और कंस्ट्रिक्शन के लिए कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? कंस्ट्रिक्शन के लिए, वेरी गुड, कंस्ट्रिक्शन के लिए आपकी जो वेसल्स है ना, उसमें जो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं उसमें होते हैं V1, कंस्ट्रिक्शन जो करवाते हैं V1। और जो फ्लूइड रिटेंशन है, फ्लूइड रिटेंशन के होते हैं V2। सही हो गया। अब अगर हम देखते हैं तो डेस्मोप्रेसिन जो है ना, डेस्मोप्रेसिन, ये सिलेक्टिवली V2 है, तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा? मुझे बताएंगे वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा? सो इट वॉन्ट कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन, सो इट विल बी यूज्ड इन किस सिचुएशन में फिर यूज होगा ये? आप किस कंडीशन में यूज करते हो? इन विच कंडीशन यू विल यूज दिस? अच्छा, वेरी गुड। सो आप इसको यूज कर लोगे डायबिटीज इन स्पाइडर्स में। डायबिटीज इन स्पीडस, कौन से डायबिटीज इन स्पीडस में यूज करते हो? आप लोगों ने अभी रीनल पढ़ी नहीं है किसी ने? आप लोगों ने पढ़ नहीं लिया डायबिटीज इन स्पीडस, सेंट्रल डायबिटीज, पेरिफेरल, वो न्यूरोजेनिक डायबिटीज इन स्पीडस? तो ये किस में यूज होगा? न्यूरोजेनिक, सॉरी, न्यूरोजेनिक में नहीं यूज होता, ये सेंट्रल में होता है। ये सेंट्रल में यूज होता है। न्यूरोजेनिक में क्या यूज होता था? वो भी मैंने बताया होगा। मैंने तब बताया था कि न्यूरोजेनिक में ये यूज होता है। कौन सी ड्रग यूज होती थी? न्यूरोजेनिक डायबिटीज इन स्पाइडर्स में कौन सी ड्रग यूज होती है? अच्छा, आप लोगों ने तो ये याद आया न्यूरोजेनिक, और ये तो पिछले साल पढ़ा हुआ है। मैं, मेरे जहन में सेकंड ईयर आई थी एकदम। न्यूरोजेनिक होता था कि रिसेप्टर वर्क नहीं कर रहे होते थे। सॉरी, नेफ्रोजेनिक, सॉरी सॉरी, नेफ्रोजेनिक। वो गलती से मैं आगे न्यूरो नेफ्रो में कंफ्यूज हो गया। एक सेंट्रल है, एक नेफ्रोजेनिक है। मुझे बताइए जो नेफ्रोजेनिक है उसमें कौन सी ड्रग यूज होती थी? नेफ्रोजेनिक में डिमेक्लोसाइक्लिन तो नहीं होती थी नेफ्रोजेनिक में। वो तो ऐसा ही एडीएच आप लोग पढ़ते थे जहाँ पे आप लोगों ने पढ़ी थी। नेफ्रोजेनिक में किसी को याद नहीं आ रही? मैंने कहा था ये ड्रग ऐसी ड्रग है जो आप सोचते भी नहीं हो लेकिन यूज होती है। किसी को याद नहीं? थायाजाइड डायोरेटिक यूज हो रही थी। थायाजाइड डायोरेटिक यूज फॉर द नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इन स्पाइडस। मैंने क्या बात की थी? मैंने कहा था वो क्या करेगी, सोडियम को ज्यादा बाहर निकलवाएगी। जब सोडियम बाहर ज्यादा निकलेगा तो प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल को सिग्नल जाएगा, तो प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल ज्यादा वाटर और सोल्ट रीअब्जॉर्प्शन करेगी, क्योंकि प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल के पास एबिलिटी होती है। तो इस थायाजाइड डायरेटिक याद रखना है। अगर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपाइडस है, सेंट्रल यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से है, देन यू विल गिव वेसोप्रेसिन या डेस्मोप्रेसिन। अगर कौन सा है? नेफ्रोजेनिक। नेफ्रोजेनिक है यानी किडनी के रिसेप्टर्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे, देन यू विल गिव थायाजाइड डायरेटिक। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये लिख लें। सेंट्रल में वेसोप्रेसिन, नेफ्रोजेनिक में थायाजाइड डायरेटिक। इसके अलावा ये पिट्यूटरी डायबिटीज के अलावा हीमोफीलिया ए और वॉन विली ब्रांड डिजीज को भी ट्रीट करती है। कैसे? एक्स्ट्रा रीनल, जो आपकी किडनी के बाहर है ना, V2 रिसेप्टर कुछ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रेगुलेट करते हैं कोगुलेशन फैक्टर 8 को और वॉन विली ब्रांड फैक्टर्स को। तो उन्हीं का मसला होता है ना हीमोफीलिया 8 में। तो ये वाले रिसेप्टर रेगुलेट करते हैं। तो एक्स्ट्रा रीनल, तो आप लोगों ने ये दो फंक्शन याद करने हैं। ये डेस्मोप्रेसिन में आप लोगों ने याद कर लेना है कि हीमोफीलिया ए में और वॉन विली ब्रांड डिजीज में यूज होते हैं, क्योंकि जो रीनल के बाहर V2 रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो V2 रिसेप्टर कुछ रिलीज ऑफ कोगुलेशन फैक्टर्स को मॉड्यूलेट करते हैं, यानी उनको करते हैं, रिलीज करते हैं, और वॉन विली ब्रांड फैक्टर। सही हो गया। लास्ट वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन V1 पे भी लगता है, V2 पे भी लगता है। V1 हो गया प्रेजेंट इन ब्लड वेसल। तो ये एसोफेगल वेरिसेस में भी यूज हो सकते हैं कि नहीं? जो वेसोप्रेसिन है, अगर ये कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, डू यू थिंक इट कैन बी यूज इन एसोफेगल वेरिसेस? सो यस, इट कैन बी यूज इन एसोफेगल वेरिसेस। इससे पहले कौन सी ड्रग आपने एसोफेगल वेरिसेस में पढ़ी है आज?
कौन सी ड्रग आज पड़ी है? सोमेटोस्टेटिन एनालॉग। सोमेटोस्टेटिन एनालॉग सही है। सोमेटोस्टेटिन एनालॉग का हमने क्या पढ़ा था कि वो क्यों करवाती है? ये किसी को याद है कि एसोफेगल वेरिसिस, वेरी गुड, ऑक्टेरोटाइड सोमेटोस्टेटिन एनालॉग ही होती है। तो वो क्यों, कौन सी वाली करवाती है? मतलब क्या वजह होती है? एक तो ग्लूकागोन इनहिबिटर, क्योंकि ग्लूकागोन इज वेजोडाइलेटर, तो वेजो इनहिबिशन हो जाएगी। अ, फिर उसके बाद क्या होगा? दूसरा फंक्शन एक और भी पढ़ा था। यस, डिक्रीज द पोर्टल ब्लड फ्लो। पोर्टल ब्लड फ्लो कम करती है, पोर्टल ब्लड फ्लो बाय कंस्ट्रिक्टिंग द स्प्लैंक्निक आर्टीरियोल्स, स्प्लैंक्निक आर्टीरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करके। तो ये चैप्टर था जिसमें से आपने, मतलब इस चैप्टर में से ये चीजें करनी थी। अंदर आप लोग ये वाले हॉर्मोन्स पढ़ोगे कि इसमें लिखे होंगे, लेकिन ये गुनेर वाले चैप्टर में मैंने बताया ये वाले हमारे हो गए हैं। ग्रोथ हार्मोन एगोनिस्ट, ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट भी हमने पढ़ ली है, जिसमें सोमेटोस्टेटिन एनालॉग और D2 रिसेप्टर आपने पढ़ा है। ये भी सारे वही वाले हैं, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। फिर पोस्टीरियर के भी आप लोगों ने पढ़ लिया। तो यानी हमारा ये वाला चैप्टर भी हो गया है, और हमारा थायराइड वाला चैप्टर भी हो गया। तो ये दो चैप्टर हो गया। कल इंशाल्लाह आप लोग का टेस्ट होगा, देयर विल बी नो लेक्चर टुमारो। तो मुझे बताएं, ये लेक्चर आपको समझ आ गया? कोई मुश्किल बात तो नहीं थी ना? बड़ा इजी चैप्टर थे ये दोनों। दीज बोथ आर वेरी इजी चैप्टर। अब असल में पता है क्या मसला आता है? आप लोग देखोगे तो ये सारे साइड इफेक्ट्स की रीजनिंग नहीं लिखी हुई। तो मैंने आपको रीजनिंग बता दी है, अब आपको साइड इफेक्ट नहीं भूलना चाहिए। मसला ये आता है कि इस चैप्टर में से वैसे ना आज तक मैंने कुछ देखा नहीं है कि कभी आया हो। मतलब ऑक्सीटोसिन वैसे जनरल चीज आती है। ग्रोथ हार्मोन से मुझे कभी कोई एमसीक्यू भी नजर नहीं आया, कभी कोई एससीक्यू भी नजर नहीं आया। मतलब इस चैप्टर में से मुझे कोई एमसीक्यू एससीक्यू नजर आया नहीं है सच कभी। इसमें बता नहीं सका कि कुछ क्या आ जाएगा। बस जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऑक्सीटोसिन की याद रखना। ये आ सकता है टोसिबेन का रखना। ये कभी क्वेश्चन नहीं आया, बट मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इस साल आ जाएगा, क्योंकि काफी मुझे लग रहा है कि आने के चांसेस है। ये सारी ड्रग्स लिखी हुई हैं बुक में, बट ये कहीं एक जगह पे नहीं लिखी, ऑल्दो इट इज इम्पोर्टेंट। तो ये आप लोगों ने याद करनी है। चलें अब एमसीक्यूज करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट सो आई कैन ऐड, और मैं आपको शो कर सकूं। तो फिर हम एमसीक्यूज करके कल इंशाल्लाह आप लोग का टेस्ट होगा। आफ्टर टेस्ट फिर हम परसों वापस आएंगे। देखते हैं परसों कौन सा टॉपिक होगा। जो इसमें से डायबिटीज वाला चैप्टर आना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोगों को पता है ना डायबिटीज कितना कॉमन है? आप लोग के घर में है किसी को डायबिटीज? तो डायबिटीज कितना कॉमन है? किन किन के घरों में डायबिटीज है लेकिन वो इंसुलिन नहीं लगाते, अभी दवाई खाते हैं सिर्फ? अभी आप लोगों ने पढ़ा है कौन सी दवाई होती है? जो मेडिसिन खा रहे होते हैं और इंसुलिन नहीं लगवा रहे होते हैं। यस, आप लोग ने मेटफॉर्मिन पढ़ा होगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट ड्रग है, इतनी इंपॉर्टेंट ड्रग है। और पता है, दो तीन ड्रग्स है जिनको कहते हैं कि ये वंडर्स ऑफ हेवन है, यानी बहुत अच्छी ड्रग्स हैं। उसमें से एक मेटफॉर्मिन है, उसमें से एक एसिटामिनोफिन है जो आप लोग पढ़ चुके हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो चीजें ब्रिक के एडिशन से इसके साइड इफेक्ट मैं बताऊंगा, जो आप लोगों को बड़े इंपॉर्टेंटली पता होने चाहिए। ये सीटाग्लिप्टिन भी होती हैं, बट इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं थोड़े बहुत ज़्यादा। बट मेटफॉर्मिन प्रेफरेबली दी जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये भी हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर आना है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन जो आप लोग के घरों में आपने ज़्यादा देखी होगी ना, वो मेटफॉर्मिन होगी। चलेंगे, एमसीक्यू सामने आ गया होगा, अब इसका आंसर दें। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेटफॉर्मिन, कुछ को मेटफॉर्मिन भी सिर्फ दी जा रही होती है।
इसमें काफियों ने एक एमसीक्यू इसमें गलती की है। इसको हम देखते हैं कि किसने क्या गलती किया। अब मैं शेयर करता हूँ रिजल्ट। अच्छा जी, काफियों ने लगाया है रेडियो एक्टिव आयोडीन। मुझे बताएं, अगर आप रेडियो एक्टिव आयोडीन दोगे तो आपको सर्जरी की जरूरत है? अगर आप उसको रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हो तो आपको स्टिल सर्जरी की जरूरत रह जाएगी। सही हो गया, नहीं रहेगी। तो फिर आप लोगों ने बेसिकली क्या करना होता है, ल्यूगोल सॉल्यूशन दोगे, इट विल डिक्रीज द क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को। जब ब्लड वेसल्स को करेगा, आपने देखने देखे ना, आपको रिमूवल में फायदा होगा। ब्लड वेसल ज्यादा होगी तो ब्लीडिंग के खतरे ज्यादा होंगे। सही हो गया ना, वेस्कुलैरिटी कम हो जाएगी, ये सब कुछ। जितनी वहां पे ब्लड वेसल्स कम करोगे आपको इजी होगा, रिसेक्शन उसकी इजी होगी। तो ये इसलिए ल्यूगोल सॉल्यूशन आंसर आंसर था। तो ये पॉइंट याद रखना है, इट इज नॉट रेडियो एक्टिव आयोडीन, क्योंकि वो परमानेंट क्योर करता है रेडियो एक्टिव आयोडीन। चलें नेक्स्ट एमसीक्यू का आंसर बताएं। हाँ जी, लेक्चर तो खत्म हो चुका है, बस आप लोग के ये एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। ये दो चैप्टर्स आप लोग के हो गए आज, क्योंकि छोटे चैप्टर से इसलिए दो इकट्ठे रखे थे। चलें अब हम दिखाते हैं इसके रिजल्ट। तो आप लोग को मैंने क्या बताया था कि अगर आपने T4 किसी एल्डरली में करनी है जिसको लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी काफी देर से उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो आप उसको थोड़ी थोड़ी डोज करके ज्यादा करोगे, क्योंकि हार्ट पे रिसेप्टर ज्यादा हुए होते हैं, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट हो जाएगी। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द ओवर स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट सीवियर टेकिकार्डिया होने के चांसेस है, और एरिथमिया होने के चांसेस है। मैंने आप लोग को ये पहले ही बात बताई थी, तो ये याद रखना है। दिस इज एमसीक्यूज क्वेश्चन। लास्ट एमसीक्यूज जो आज का देखते हैं वो आप लोग बताएं। चलिए सही हो गया। सो काफियों ने इसका आंसर सही दिया है। दिस इज ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये एमसीक्यूज में रिपीटेडली पूछा भी जाता है, तो ये करना था। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो इंशाल्लाह टुमारो आपका टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद परसों हम आएंगे, और परसों नेक्स्ट लेक्चर होगा। फिर आपके 3 लेक्चर जस्ट रह जाएंगे इंशाल्लाह, देन वी विल डन विद दिस फार्माकोलॉजी पोर्शन। चलें, अल्लाह हाफिज।